नमस्ते। तो पिछले सेशन में हमने रामायण की शुरुआत का देखा था। हमने देखा था कि कैसे नारद मुनि और वाल्मीकि के बीच संवाद होता है और उस संवाद से रामायण कथा वाल्मीकि जानते हैं, एटलीस्ट समरी में जानते हैं। और उसके पश्चात वो तमसा नदी के किनारे जाते हैं जहाँ पर क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा होता है। उसमें से एक क्रौंच पक्षी को एक व्याध मार देता है और उससे अनुष्टुप छंद में एक काव्य, एक श्लोक बहुत ही नेचुरली वाल्मीकि जी कहते हैं। और वो श्लोक के बारे में सोच रहे होते हैं कि अरे मेरा एकदम लयबद्ध 8 अक्षरों वाला मैंने ये श्लोक छंद में के रूप में आया है, इसका क्या कारण हो सकता है। तब ब्रह्मा जी आते हैं, उनसे इंस्पिरेशन मिलता है और वो कहते हैं कि ये जो राम जी हैं, सांप्रतम जो आपके कंटेम्पररी है, जो इस समय जीवित है, अयोध्या के राजा है, आप उनकी कहानी बताइए जो आपने नारद मुनि से सुनी थी। सांप्रतम इज द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। कंटेम्पररी, वाल्मीकि जी कंटेम्पररी है राम जी के। तो और उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप योग से, ध्यान से आपको उनकी पूरी जो हिस्ट्री है, जो कथा है, वो आपके सामने उजागर हो जाएगी। जैसे आपने हाथ में फल रखा उस तरीके से आपको दिखेगा। आप उतने ध्यानस्थ होके योग में जाइए और आपको वो उस तरीके से कथा पता चलेगी। तो इस तरीके से रामायण पूरा लिखते हैं वाल्मीकि जी, कंपोज करते हैं। और कौन गाए रामायण, जो हमने पिछली बार देखा था कि लवकुश पहले पहले उनके शिष्य हैं जिनको रामायण बताते हैं और कहते हैं कि आप जाके गाओ। और जब राम जी अपना यज्ञ करवाते हैं, अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, तब वहां पर अयोध्या नगरी में जाके जगह जगह पे लवकुश रामायण का गायन कर रहे होते हैं। और उस गायन करते समय राम जी एक बार देखते हैं, स्पॉट करते हैं लवकुश को और उनको कहते हैं आप आओ मेरे सभा में गाओ। और वो सभा में जाते हैं और वहां रामायण काव्य के गायन की शुरुआत होती है। तो वो शुरुआत किस तरीके से होती है, तो हम आज चैप्टर 5 से चैप्टर 18 तक देखेंगे बाल कांड का, जो पहला कांड है रामायण का। सो वील जस्ट स्टार्ट। अगर आप गीता प्लस वर्जन देख रहे हो तो 5वां सर्ग, पंच सर्ग 68, पेज नंबर 68। और अगर आप ऑनलाइन फॉलो कर रहे हो तो आप वो लिंक पे जाके सिर्फ 5th सर्ग ये देखिए। हम एनीवेज उसका सिर्फ पहला श्लोक फिलहाल देखेंगे, फिर आई शेयर सम स्लाइड्स। सो 68 पंचमः सर्गः। अब लवकुश ने गाना शुरू कर दिया है, तो ये अब वो दोनों गा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे सर्वा पूर्वम इयम येषाम आसीत कृत्स्ना वसुंधरा प्रजापतिम उपादाय नृपाणाम जयशालिनाम येषाम सगरो नामो सागरो येन खानितः षष्टि पुत्र सहस्राणि यम यान्तम पर्यवारयन् इक्ष्वाकु कुणाम इदम तेषाम राज्ञाम वशम वंशे महात्मनाम महदुत्पन्नमाख्यानम रामायणम इति श्रुतम। तो ये इसमें कह रहे हैं कि पूर्व में प्रजापति से लेकर, प्रजापति इज द बिगनर, वो लिनिएज की शुरुआत उनसे हुई है। प्रजापति से लेकर अब तक ये इक्ष्वाकु वंश के जो भी राजा हो चुके हैं, उनका जो आख्यान है, उनका जो इतिहास है, उनका हम आपको वर्णन करेंगे, आप जिसको रामायण नाम से कहा जाता है। और इसमें वो एक बात कह रहे हैं कि इसी कुल में, वो इक्ष्वाकु कुल जो है, उसमें सगर नाम के एक राजा हुए थे। अब आ गया होगा। हाँ, आ गया। ओके, सॉरी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि वो लवकुश बता रहे हैं कि इक्ष्वाकु कुल जो है, उसका ये आख्यान है जो रामायण नाम से कहा जा रहा है और हम आपको सुनाएंगे। वो सगर, राजा सगर की बात करते हैं कि इसी कुल में राजा सगर का जन्म हुआ है, जिनके पुत्रों ने सागर खनित किया है। मतलब जो सागर जिन्होंने डिगअप किया था, रादर सागर, ये नाम समुद्र का सगर से आता है। सगर, राजा सगर के नाम से समुद्र का नाम सागर भी कहा जाता है। तो वो सागर का उद्भव है, नाम का उद्भव है। इनकी कहानी आती है, राजा सगर की कहानी विश्वामित्र जी बताते हैं राम जी को, वो हम तब देखेंगे। बट ये उसका उल्लेख ऑलरेडी लवकुश ने कर दिया है और वो कहते हैं कि ये जो रामायण है वो हम आपको सुनाएंगे। अब वो शुरू करते हैं किससे, तो श्लोक नंबर 5,
पेज 68, कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। वो कहते हैं एक जनपद है जिसका नाम है कौशल। कौशल नाम का जो जनपद है वो कहाँ पर है? सरयू नदी के तीर पर कौशल नाम का एक जनपद है। वो कैसा है? वहां पे सब ऐसे खुशहाल है और प्रभूत धन धान्यवान, वहां पर खाने पीने का धन धान्य से भरा हुआ है, प्रचुर धन्य धान्य है, प्रचुर प्रॉस्पेरिटी है वहां पर, वो जो कौशल जनपद है। अयोध्या नाम नगरी तत् आसीत लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। वो कहते हैं ये कौशल जनपद में एक पुरी है, एक सिटी है जिसका नाम है अयोध्या। लोके विश्रुता की वो बहुत फेमस है, जगत में बहुत फेमस है वो सिटी जो है अयोध्या नाम की। और वो स्वयं राजा मनु ने इसको ढूंढा था, इसका फाउंडिंग करा था। ठीक है, अब वो स्पेसिफाई कर रहे राजा मनु ने फाउंडिंग करा था इसलिए बिकॉज इफ यू कंपेयर तो हस्तिनापुर जो है, हस्तिनापुर जो भरत वंश के राजा हैं उसमें एक राजा होते थे हस्ती ने हस्तिनापुर सेटअप करा, इसलिए उसका नाम हस्तिनापुर हुआ। तो बेसिकली अलग अलग राजाओं से अलग अलग सिटीज उन्होंने फाउंड करे, एस्टैब्लिश करे। तो उस तरीके से अयोध्या का लवकुश कह रहे हैं कि राजा मनु जो प्रजापति थे उन्होंने ही इस सिटी को एस्टैब्लिश किया था। अब इस पूरे सर्ग में पांचवें सर्ग में वो पूरी अयोध्या का डिस्क्रिप्शन देते हैं एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो काफी डिस्क्रिप्टिव है, तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई है इस पे, सो वी विल गो थ्रू दो स्लाइड्स। सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी। अच्छा, तो सबसे पहले तो कहते हैं कि ये अयोध्या जो है ये महापुरी है, महापुरी ग्रेट सिटी, और वो इसका लेंथ और ब्रेथ बताते हैं। नाउ इट्स इंटरेस्टिंग टू सी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस सिटी। अयता दश च द्वे च योजनानि, दश च द्वे मतलब 12, 10 + 2 योजन। 1 योजन इज टिपिकली अबाउट 8 to 10 miles, मतलब अबाउट 13 से 15 किलोमीटर जितना एक योजन होता है। ठीक है, तो अयोध्या जो है वो अबाउट 12 योजन लंबी है और अबाउट 3 योजन विस्तृत है। ब्रेथ में वो 3 योजन है विड्थ में, और लंबाई में वो अबाउट 12 योजन है। दैट इज अबाउट 26 miles to about 24 miles। ठीक है, अब उसका कंपैरिजन हम अगर आज के सिटीज से देखें, आज के वर्ल्ड सिटी से हम इमेजिन कर पाए, इसलिए मैंने कुछ ये नंबर्स निकाले हैं। तो जो ग्रेटर मुंबई में जो मुंबई सिटी जो हम साउथ बॉम्बे प्रॉपर बॉम्बे कहते हैं, और सबर्बन जो दहीसर मुलुंड तक का एरिया है, मुंबई सबर्बन और मुंबई सिटी, ये मिलके टोटल होते हैं अबाउट 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जबकि आप अयोध्या देखिए, अयोध्या 6000 स्क्वायर किलोमीटर उस जमाने का ये है कि इतनी बड़ी है अयोध्या, बहुत विस्तृत है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेगा मेट्रोपोलिस हियर इन द फॉर्म ऑफ अयोध्या। अगर बैंगलोर देखें तो वो 700 किलोमीटर है, दिल्ली अगर देखें तो अबाउट 1500 किलोमीटर है, पर अगर हम उसमें नोएडा गुड़गांव ये सारा इंक्लूड करें तो अबाउट 3000 किलोमीटर हो जाता है। जो आज का जो हम दिल्ली देखते हैं, दिल्ली से गुड़गांव इंक्लूडेड, नोएडा इंक्लूडेड, गाजियाबाद, वो सारा 3000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आता है। शांघाई इज अबाउट 600। तो शांघाई जितना बड़ा है आज के दिन में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट शांघाई मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो सारा शांघाई कवर होता है, नॉट द स्मॉल सिटी, जो पूरा एरिया 6000 स्क्वायर किलोमीटर का, उतना बड़ा अयोध्या उस जमाने में था। वी आर टॉकिंग अबाउट 12,000 14,000 years बिफोर एट द अर्लीस्ट। या न्यूयॉर्क सिटी जो है, इट इज अबाउट 1200 स्क्वायर किलोमीटर, द सिटी एरिया, पर उसमें अगर हम वो न्यू जर्सी सिटी, कनेक्टिकट, नेवार्क एरिया ये सब डाल दें तो इट इज अबाउट 9000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और आज के दिन का जो अयोध्या है वो तो बहुत ही छोटा हो गया है। मतलब आज हम जो अयोध्या कहते हैं वो तो बहुत ही उसका एक बस झांकी मात्र है। दैट अयोध्या सिटी इज अबाउट 80 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम अभी अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जिसमें अयोध्या ये सिटी आता है, अगर वो देखें तो वो भी अबाउट 2500 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो वो जो एक्चुअल अयोध्या था वो तो ऑलमोस्ट दुगना था, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट से भी बड़ा, उतना बड़ा था। और
just so that we can imagine better, मैंने ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन का मैप डाला है. कैन यू सी, आप देख पा रहे हो क्या ये मैप? हाँ, शायद अब दिखेगा. तो मुंबई एरिया जो है वो तो 600 स्क्वायर किलोमीटर है, जो मुंबई लिखा है. पर इसमें ये सारा अगर ऐड करते हैं हम, those who are from Mumbai will understand this better, जिसमें अलीबाग भी आ गया, पेंट भी आ गया, माथेरान एरिया भी आ गया, खपोली भी आ गया, वो सब जब ज्वाइन कर लो, सब ऐड करते हैं जब मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में, तब वो अबाउट 6000 होता है. और उतना बड़ा था अयोध्या राम जी के जमाने में, दशरथ जी के जमाने में. So sorry. So you get the sense of how big this city was. It was a very, very fascinating, fabulous, big city at that time. Okay, तो ये तो उसका एरिया हो गया. वैसे सेटअप कैसा था अयोध्या का, किस किस्म के लोग रहते थे, किस किस्म के बिल्डिंग्स थे, उसका भी वो विस्तृत में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. So let's see some of the adjectives used. तो वो वाल्मीकि जी लव कुश कहते हैं कि अयोध्या जो था वो सुविभक्त महापथा, महापथ मतलब हाईवेज, वहां पर हाईवेज से थे और सुविभक्त, वेरी वेल लेड आउट, ऐसे हैपहैजार्डली नहीं थे. हम प्लान्ड सिटी की बात करते हैं आज. तो अयोध्या वाज अ प्रॉपर प्लान्ड सिटी, सारे सुविभक्त, सारा डिवीजन ढंग से हुआ था, ढंग से वहां के जो पथ थे, जो हाईवेज थे, वो लेआउट हुए थे. राजमार्गेण महता सुविभक्तेन मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन शोभिता. जो राजमार्ग था, जो रॉयल हाईवे था वहां का, जो रॉयल पैसेज था, जो महल के तरफ, सभा की तरफ जा रहा होगा, वो कैसा था? वो भी बहुत ही ढंग से लेड आउट था, और उस पर पानी छिड़का जाता था रेगुलरली टू कीप इट, वो ढंग से साफ सुथरा रहे, इसलिए उस पर पानी छिड़का जाता था. और शायद तभी सीमेंटिंग नहीं होता होगा, वो मिट्टी की सड़कें होंगी, इसलिए उसको ढंग से वो सेटल हो, उसके लिए पानी छिड़का जाता था, पुष्प छिड़के जाते थे. तो वो जो रॉयल पैसेज वे था, जो हाईवे था, वो भी बहुत ही वेल लेड आउट था, जिसपे पुष्प छिड़के जाते थे, जल छिड़का जाता था. कवाट तोरणावती, बड़े बड़े दरवाजे थे. आज भी देखिए जो सिटीज होते हैं उसमें वो कई बार वो लंबे से दरवाजे होते हैं, ये दरवाजा वो दरवाजा, अहमदाबाद में भी देखने मिलता है. तो वैसे बहुत बड़े बड़े गेटवेज थे, वेल स्टडीड, रत्नों से जड़े हुए बड़े बड़े गेटवेज थे. सुविभक्ता अंतर आपणा, आपण मतलब दुकानें, तो आपणा मतलब मार्केट्स. तो बहुत ही अच्छी अच्छी अलग से ऑर्गेनाइज मार्केट थी. आप ये देखिए सुविभक्त, इसमें ऐसे जैसे तैसे वो ग्रो हो गया था. कहीं तो वो मुंबई में आप देखिए, कहीं तो कुछ हुआ, ये एरिया साफ हो गया तो शैंटीज आ गई, इस तरीके से नहीं था. सुविभक्त, सारा प्लान था, सारा वेल डिजाइंड, वेल लेड आउट था. तो जो मार्केट प्लेसेस असाइन थे, और बहुत सारे अलग अलग मार्केट प्लेसेस अयोध्या में थे. सर्व यंत्र आयुधवती, सब किस्म के यंत्र और आयुध, आयुध इज वेपन्स, और यंत्र. अब ना कई बार महाभारत में भी और रामायण में भी यंत्र शब्द आता है. ना यंत्र मतलब मशीन, जो काम करने में सहूलियत करे, ठीक है. अब ये यंत्र आज के यंत्र से अलग थे, ऑफकोर्स अलग रहे होंगे. आई एम गेसिंग ये इलेक्ट्रिकल तो नहीं होंगे, बट मैकेनिकल जरूर हो सकते हैं, जैसे वो पुलिस वगैरह, उस किस्म के कुछ कुछ. जैसे महाभारत में तो स्पेसिफिकली आता है कि जब वारणाव्रत से वो जो लाक्षागृह है वहां से भाग रहे होते हैं पांडव, तब विदुर जी ने उनके लिए एक यंत्र संयुक्त बोट का इंतजाम किया है, यंत्र संयुक्त नाव का इंतजाम किया है, नदी क्रॉस करके जंगल में जाने के लिए. तो वो यंत्र कैसा यंत्र होगा, वो स्पीड अपनी मोटर बोट होती है वैसा होगा, कुछ और होगा, ये मैं नहीं जानती, पर उसमें स्पेसिफिक मेंशन है यंत्र का. तो इसमें भी यंत्र का आते हैं कि अलग अलग किस्म के यंत्र और आयुध, अलग अलग वेपन्स और इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब वहां पर थे. उच्चाटाल ध्वजवती, उच्चाटाल, उच्च लंबा, टाल मतलब टावर्स, बहुत लंबे लंबे टावर्स वहां पर थे, जिसपे ध्वज ऑफ कोर्स वो सिटी के ध्वज, कौशल के ध्वज वहां पर लगे हुए थे. फिर श्रीमती अतुल प्रभा, हैविंग अनमैच्ड स्प्लेंडर एंड प्रॉस्पेरिटी, बहुत ही प्रभुत था, वो बहुत प्रॉस्परस था, बहुत श्रीमान था. शतघ्नि शत संकुल, ये जो तोपें होती है ना,
वो तोपें लगी हुई थी हर जगह पे, शतघ्नि वाले तोपें लगी हुई थी सिटी के प्रोटेक्शन के लिए। उद्यानाम आम्रवणोपेत महती साल मेखला, बहुत सारे उद्यान थे वहां पे, गार्डन्स बहुत सारे थे, आम के बहुत सारे पेड़ थे, साम मेखला के बहुत सारे पेड़ वहां पर थे। तो बेसिकली इट वाज अ ग्रीन नाइस ब्यूटीफुल ग्रीन सिटी जहां पे आम थे, बहुत सारे गार्डन्स थे। प्रसादैहि कूटागारैहि रत्न विकृतैहि शोभिता, बहुत सारे महल थे वहां पे, लोगों के घर थे, बहुत महल थे, बहुत बिल्डिंग्स थी जिसमें सारों में रत्न जड़ित काम किया हुआ था। सर्व रत्न समाकीर्णा विमान ग्रह शोभिता, कुछ कुछ वहां जो घर थे वो विमान, अब विमान जो है ना, विमान हम एरोप्लेन समझते हैं, बट विमान का आर्किटेक्चर में भी एक हिंदू आर्किटेक्चर में भी एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। वो स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट होता है जिसको विमान कहते हैं, बट विमान को जो मैंने कुछ कुछ जगह देखा तो उसका ट्रांसलेशन 7 स्टोरी बिल्डिंग्स भी होता है। तो हम रामायण की बात कर रहे हैं इतने वर्षों पूर्व, जहां पे लंबी लंबी बिल्डिंग्स थी, तो हमको ऐसे लगता है कि लंबी बिल्डिंग्स अभी की है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इसके बाद भी जब अयोध्या का वर्णन आता है, जब राम जी जा रहे होते हैं और सारे वहां के जो सिटीजन्स है, वहां के निवासी है, वो राम जी को वन जाते देख रहे होते हैं, तभी भी उसमें आता है कि वो अपने घरों के ऊपर चढ़कर उनको देख रहे थे, यू नो, अंबर चुंबी घरों से देख रहे थे, इस किस्म के डिस्क्रिप्शन आते हैं। मतलब वो कितने लंबे स्काई स्क्रेपर्स थे ये मैं नहीं जानती, बट वो डेफिनेटली लंबे थे, ठीक है। अगर उसमें एग्जैजरेशन है तो भी मल्टी स्टोरी तो वो थे ही उस जमाने में भी, ठीक है। तो वो वह कहते कि विमान शोभिता, बेसिकली 7 स्टोरी कैन बी वन ऑफ इट्स ट्रांसलेशंस, क्योंकि अगर आप संस्कृत डिक्शनरी ट्रांसलेशन देखो तो उसमें भी 7 स्टोरी ये ट्रांसलेशन में आता है। और सुनिवेशित वेश्मा, वेश्मा मतलब घर, तो जो घर वर भी थे वो भी जिसको मन में आए कहां पर भी लगा दिया, इस तरीके से नहीं था, उसमें भी प्रॉपर डिविजन्स था कि कहाँ घर बना सकते हो, कहाँ पर आपकी खेती की जमीन है, इस तरीके से। और इसका ये ऐसा होता होगा, इसका प्रूफ हमें अर्थशास्त्र से भी मिलता है। जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है उसमें भी वो जो सिटी का डिजाइन बताते हैं, उसमें वो क्लियरली बताते हैं कि ये एरिया जो है राइट साइड पे ये होगा, लेफ्ट साइड पे ये होगा, बीच में ये होगा, फलाने साइड पे मदिरा ग्रह होगा, व्हाटएवर। तो उसमें भी वो सही से डिजाइन प्लानिंग बताते हैं, एटलीस्ट ब्रीफ में बताते हैं कि इस तरीके से अरेंज होना चाहिए। तो ये जो अरेंजमेंट की कला है वो हमारे पास थी, हमेशा से थी। ये हैपहैजार्डली, हमारे जो तब के सिटीज थे वो तो हैपहैजार्डली नहीं ग्रो हुए थे, बहुत वेल प्लान्ड ग्रोथ था उनका। हाँ, सो दिस आर सम ऑफ द डिस्क्रिप्शंस यूज्ड फॉर अयोध्या। अब अयोध्या में कौन कौन रहते थे, किस किस्म के लोग रहते थे, तो उसका आगे वो डिस्क्रिप्शन बताते हैं। सॉरी नहीं, टू कंटिन्यू ऑन अयोध्या, हाँ, तो ये 2 श्लोक मुझे लगा बताने चाहिए। तो अरेंजमेंट कैसे था, और जो मैं कह रही थी कि इट वाज अ मेट्रोपोलिस, अ मेगा मेट्रोपोलिस, वो इससे भी हमें पता चलता है। इट सेज ग्रह गाढ़ाम अविच्छिद्राम समभूमौ निवेशिताम, ग्रह गाढ़ अविच्छिद्राम, ग्रह जो घर वहां पे थे, जो बिल्डिंग्स थे वो इतने पास पास थे, दे वर सो डेंसली प्लेस्ड कि अछिद्र, बिल्कुल जगह ही नहीं थी उसके बीच, देयर वाज नथिंग लेफ्ट अनऑक्यूपाइड या अनयूटिलाइज्ड, कि इतना डेंसली, मतलब इतने सारे लोग रहे होंगे ना वहां पर, कि उनको लिखा है कि भाई यू नो घर सब पास पास में थे, मतलब बहुत बहुत सारे लोग थे, इट वाज अ डेंसली पैक्ड सिटी। और क्या था, शाली तांडुल संपूर्णा अभिक्षु संपूर्णा भिक्षुकांड, सॉरी, शाली तांडुल संपूर्णाम इक्षुकांड कांड कांड रसोदकम, शाली तांडुल संपूर्ण, शाली तांडुल मतलब जो ग्रेन्स है, कि गेहूं है, चावल है, ये सब से परिपूर्ण था, खाने की कोई कमी नहीं थी, बेसिकली ये वो कहने चाह रहे हैं कि धन धान्य से भरपूर था। और इक्षु, इक्षु मतलब शुगर केन, गन्ना जो हम कहते हैं, तो इक्षु का इक्षुकांड, इक्षुकांड रस ओदकम, इक्षुकांड गन्ने जो रस, ओदक मतलब पानी, रस मतलब टेस्ट, तो वो जो पानी था उसके पानी का टेस्ट ही इक्षु जैसे था, जैसे हम यू नो गन्ने का जूस पी रहे हो उतना मीठा वहां का पानी था। तो ये कहते हैं वाल्मीकि जी अयोध्या का डिस्क्रिप्शन करते समय, और वो कहते हैं कि उसका प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छा था,
हमारे सारे जो राजा थे वो अपना प्रोटेक्शन, सिटीज का प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से करके रखते थे। तो वो क्या कह रहे हैं इसमें, वो कह रहे हैं दुर्ग गंभीर परिखाम दुर्गाम अन्यय दुरासदना। किसी के लिए भी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेड इट और ट्रेस पास इट। क्यों? क्योंकि उसके आसपास में बहुत बड़ा मोट था, बेसिकली खनन किया हुआ था कि कोई भी आराम से आ नहीं सकता है। देयर यूज्ड टू बी बहुत सारे, आप देखो जो किले होते हैं उसके लंबे इसमें खोद के रखते हैं ताकि कोई भी इजीली आ ना सके, और अगर आना भी हो, कोई आता हो तो आपको ऊपर से दिख जाएंगे, तुरंत दिख जाएंगे कि कौन आ रहा है कौन नहीं, क्योंकि लंबे लंबे बिल्डिंग्स है। तो उस तरीके से उन्होंने उसका ढंग से फोर्टिफिकेशन भी करके रखा हुआ था। सो दिस इज अबाउट अयोध्या। फिर अयोध्या में किस किस्म के लोग थे? तो बेसिकली वो कहते हैं कि चारों वर्ण के लोग थे, हर किस्म के लोग थे। एंड ही स्पेसिफाइज सूत मागधा, बहुत सारे कथावाचक, स्टोरी टेलर्स जो हिस्ट्री मैनेज करते थे, ये सारे लोग थे। सूत का जनरली हम सूत जो हम समझते हैं, सूत को हम जनरली चैरियटर समझते हैं, सारथी समझते हैं महाभारत के कारण, है ना, कि वो कर्ण का एपिसोड है। अब सूत में समझने जैसा है, एक तो सूत महाभारत के कारण कर्ण के लिए हम समझते हैं कि अरे ये तो शूद्र, छोटी जात का, ऐसा सब नहीं है। सूत इज अ मिक्स्ड जाति। और हम उस जमाने में, उसके बाद वो विकृत हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, but the idea was that everybody should have a specific profession or groups of professions that they should be able to master, क्योंकि पढ़ाई was family to family जाया करती थी। तो जो सूत थे, सूत is a mixed जाति of ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, ब्राह्मण माँ और क्षत्रिय पिता, इनकी जो संतानें होती थी उनको सूत कहा गया था। और फिर वो सूतों के जो बच्चे होंगे उनको भी सूत कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सूत है। तो उस तरीके से अगर आप कर्ण देखो तो कर्ण इज एक्चुअली नॉट एनी, आई डोंट वांट टू इवन यूज लोअर जाति और एनीथिंग, बिकॉज शूद्र का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता था उस जमाने में। बट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में, वो कहते हैं कि अरे कर्ण को उसके कास्ट के कारण डिस्क्रिमिनेट किया बिकॉज वो छोटी जाति का था, ऐसा सब है नहीं। पहली बात तो वो सूत था, सूत इज अ ब्राह्मण क्षत्रिय मिक्स। और सूतों के बहुत काम होते थे, वो लोग कथावाचक होते थे। जो महाभारत जिन्होंने गाया है, जिनसे हमें मिला है, उग्रश्रवा साउती, वो सूत थे। ये जो कीचक था महाभारत में, जो कीचक है, जो द्रौपदी, जो विराट का कमांडर हुआ करता था, बहुत पावरफुल था, वो सूत है। कितने सारे राज्य है जिनके राजा सूत थे। रामायण में जो सुमित्र है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड मिनिस्टर्स ऑफ दशरथ, हम आगे देखेंगे, वो सूत है। संजय सूत थे। तो जस्ट टू क्लैरिफाई दैट कॉन्सेप्ट कि सूत इज अ मिक्स जाति। और उनका वन ऑफ द अदर थिंग्स अमंग्स्ट बीइंग चैरियटर्स वाज आल्सो, काफी सारे सूत कथावाचक होते थे। काफी सारे ऋषि सूतों से काफी सारे ऋषि भी हुए। तो सूत मागध, अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अब देखो, जब प्रोस्पेरिटी होगी ना सिटी में, जब हमारे नगर में एक प्रोस्पेरिटी होगी, तभी ही ये कथावाचक, ये आर्ट्स प्रॉस्पर करेंगे, है ना। जैसे हम गुजराती में हमेशा कहते हैं कि भूख्या पेट भजन न था। अगर आपके पास, आप खाली पेट हो तो आप भजन नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले खाना चाहिए। जब खाना होगा, आप तृप्त होगे, तभी आपको और जानना है, आर्ट्स, लिटरेचर, ये सब तभी फ्लरिश करेगा जनरली, या उसको एटलीस्ट पैट्रनेज मिलेगी। और जिस सिटी में पैट्रनेज मिलेगी वहां पर लोग जाएंगे। आज देखिए यूएस में ये जो सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, वहां ग्रांट्स मिलती हैं, वहां लिबरल आर्ट्स वगैरह वगैरह, यूएस में चलता है। जब लिबरल आर्ट्स वाले को भारत में जॉब नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि हमको तो पहले यार घर का, लेट मिडिल क्लास फैमिलीज पहले कमाए तो सही, पहले वो सिक्योरिटी तो इससे ये होता है कि अयोध्या के जो नागरिक थे वो बहुत ही वेल सेटल्ड थे, बहुत प्रॉस्परस थे। दे हैड टाइम एंड मनी टू पैट्रनाइज सच प्रोफेशंस एज वेल, ठीक है। तो इसलिए वो स्पेसिफिकली सूत मागध का मेंशन करते हैं। और ऑफ कोर्स रॉयल पैट्रनेज तो होता ही है। फिर सर्व शिल्प, ऑल काइंड्स ऑफ आर्टिस्ट, स्कल्पचर, जो अलग मूर्तिकार है, आर्टिस्ट हैं, वो सारे बहुत सारे थे। वधु नाटक संघ, नाटक मंडलियां बहुत थी। अगेन इट गोज बैक टू से दैट इट वाज अ प्रॉस्परस सिटी। लोगों के पास पैसे था कि वो आर्ट्स, लिबरल आर्ट्स, नाटक, इस सबको पैट्रनेज दे सके, ठीक है। तो वधु नाटक संघ, वधु नाटक संघ तो ये होता है कि स्त्रियों के नाटक संघ थे, स्त्रियों की नाटक मंडलियां थी। तो कि
जो लेडीज थी वो भी उस जमाने में सेफ थी, वो लोग आके नाटक काम भी करती थी, नाटक मंडलियां भी उनकी होती थी और वो परफॉर्म भी करती थी। फिर और क्या कहते हैं वो, बलि कर्म सामंत राज संघा। दशरथ जो थे वो चक्रवर्ती राजा थे, जैसा वो कहते हैं चक्रवर्ती थे। तो चक्रवर्ती का अर्थ क्या कि एक राजा जो होगा उसको भारतवर्ष के दूसरे राजा जो है वो टैक्स देंगे, अपने राज्य में वही रहेंगे, उन्हीं के पुत्र, उन्हीं की जो लिनिएज है, वंश वही चलेगा। पर जो भी चक्रवर्ती राजा जिसने उन सबको एक बार वॉर में हरा दिया, वो जो यज्ञ करके जो होता है, तो उसे वो टैक्स देंगे। तो ऐसे बहुत सारे टैक्स गिविंग राजा दशरथ के सभा में थे और वो लोग अयोध्या आया जाया करते थे। ठीक है, फिर नाना देश निवासी ही वाणिक भी रूप शोभिता। अब ये देखिए, वो कहते हैं कि नाना देश निवासी, अलग अलग देशों के सिटीजन्स अयोध्या आते थे। अब ऐसा कब होता है, जब आपको पता हो कि वहां आपको रोजी रोटी मिलेगी। तो हम जो इमिग्रेशन की बात करते हैं, पीपल गोइंग आउट टू सर्च फॉर न्यू प्रोफेशंस, न्यू जॉब्स, मनी आउटसाइड। जैसे एक जमाने में 70s 80s में तो सबको यूएस आना था, है ना। आज देखा जाए तो काफी सारे लोग चाइना जा रहे हैं क्योंकि वहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो अयोध्या वैसे था जहां पर लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए लगता था कि यार यहाँ पर हमको मिल जाएगा, तो अलग अलग देशों के निवासी सिटीजन्स वहां पर आया करते थे। इट वॉज अ प्लेस विच वॉज हॉट फॉर इमिग्रेशन। लोग आते थे अयोध्या, अलग अलग देशों के निवासी, और वाणिक भी, बहुत सारे ट्रेडर्स आते थे। अगेन ट्रेडर्स तभी आएंगे ना जब लोगों के पास पैसा है, सामान है, क्रय विक्रय, सेलिंग ट्रांजैक्शंस ढंग से हो रहे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग वाणिक जो वाणिया बेसिकली ट्रेडर्स थे, वो लोग वहां पर आते थे। फिर और क्या, लघु हस्ता विशारदा सहस्त्र महारथा। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी सिटी है, उसके प्रोटेक्शन के लिए आपको सोल्जर्स तो चाहिए, सोल्जर्स और स्किल्ड वॉरियर्स चाहिए। तो ऐसे एकदम स्किल्ड वॉरियर्स वहां पर थे। और ये इसका और डिटेल में डिस्क्रिप्शन है टेक्स्ट में कि वो लोग कोई भी जो जिसके पास कोई भी हथियार नहीं होता था उसको नहीं मारते थे, कोई भी अकेला हो उसको नहीं मारते थे, उसको बिना सावधान किए नहीं मारते थे। तो ये सारे एथिक्स के थ्रू ये महारथी जो थे, वो महारथी तो थे, उनके पास शक्ति भी थी, पावर भी थी, एक्सपर्टीज भी थी, पर साथ साथ में मॉरल जो उनका जो धार्मिक लेवल भी बहुत हाई था। रूल्स फॉलो करके वो ढंग से देखकर फिर अपने शत्रुओं पर भी अप्रहार करते थे। फिर और क्या, ऑफकोर्स द्विजा वेदांग पारंगा ऋषि ही, बहुत सारे ऋषि थे वो, क्योंकि ऑफकोर्स इतना प्रॉस्परस नगर था वो, तो राजा के पैट्रोनेज में बहुत सारे ऋषि थे, वेद वेदांग जानते थे, वेद वेदांग का पाठ करते थे, ऐसे बहुत सारे द्विज और ऋषि वहां पर थे। तो ये तो अलग अलग किस्म के लोग थे। अब वो लोग कैसे थे, जो अयोध्या के निवासी थे वो कैसे थे, तो उसके लिए क्या कहते हैं वो, सर्वे नरश्च नार्यश्च धर्मशीला एक सेकेंड, धर्मशीला सुसंयताः उदिताशील वृत्ताभ्याम महर्षय इव अमल। सारे नर नारी जो वहां के थे वो धर्मशील थे और वेल बिहेव थे, धर्मशील थे, कोई भी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करता था। इफ यू में बहुत सारे महर्षियों के जैसे थे, सब में सारे अच्छे गुण थे। ये तो कैरेक्टर पे था। इसके अलावा क्या थे, ना मृष्टो ना अनुलिप्त अंग ना असुगंध। फिर उसमें और भी है, न शुचि वगैरह, ना अमृष्ट भोजी न अदाता न अपि अंग सॉरी मुझे पढ़ाई नहीं, नापि अनंगदिक नापि अंगद निष्कद्रुक न अपि अनात्मवान। वो बेसिकली कह रहे हैं कि ऐसा भी कोई नहीं था जिसने अपने अंगों पे लेप ना किया हो, जिसके अंगों से सुगंध ना आ रही हो, जो अशुचि ना हो। मैंने ये सब इसमें नहीं डाला बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग लिस्ट, कि सारे एकदम स्वच्छ होते थे, सारे एकदम कवच कुंडल धारी होते थे। ऐसा कोई भी नहीं था जो कुंडल नहीं पहनता था, ऐसा कोई भी नहीं था जो बाहुबंद नहीं पहनता था, ऐसा कोई भी नहीं था जो अंग पे सुगंध, भाई वो लेप फ्रेग्रेंस ना हो। मतलब सारे लोग एकदम व्यवस्थित रहते थे वहां के जो लोग थे। फिर और क्या थे, ना अमृष्ट भोजी, ऐसा कोई नहीं था जिसको खाने को ढंग से ना मिलता हो, सबको भरपेट भोजन मिलता था। और क्योंकि सबके पास सब कुछ था तो ऐसा भी कोई नहीं था कि जो दान ना दे, सारे लोग ऐसे थे जो दान देते थे, जो
अब आपके पास ऐसे कथावाचक होंगे, ऐसे ऋषि महर्षि होंगे, ये तो सारे गृहस्थों के दान धर्म पे ही रहते हैं। तो गृहस्थ ऐसे थे जो अच्छे से दान धर्म करते थे, है ना, और जो ऐसा ऐसा कोई नहीं था जो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाता था। अब सेंसेस को जब कंट्रोल ना कर पाओ तब बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। ज्यादातर जो दोष समाज में होते हैं, जो क्राइम्स होते हैं, वो इसीलिए होते हैं बिकॉज यू नो टेररिज्म वो सब तो एक चीज है, बट छोटे छोटे आप देखो सीरियल्स में होता है कि गुस्सा ज्यादा आ गया और कुछ अनहोनी हो गई, डिजायर बहुत ज्यादा हो गया और अनहोनी हो गई, इस किस्म के। तो ऐसा कोई नहीं था, इसलिए क्राइम रेट भी लो था, बिकॉज लोग बहुत ही अपने आप पर संयम रखे हुए थे। दे वर नेचुरली लाइक दैट। न क्षुद्रो न तस्करा, कोई भी ऐसे सारे, एवरीबडी हैड अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नाउ दिस इज क्षुद्रो, क्षुद्रो इज लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कैसे भी रहे या विकेडली रहे, ऐसे नहीं थे। एवरीबडी हैड अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सबके सबके स्टैंडर्ड्स ही हाई थे, सब अपने आप को अच्छे से रहना चाहते थे। और ना तस्कर, कोई स्मगलर, कोई चोर, इस किस्म के लोग वहां पर नहीं थे। ऐसा ऑफ कोर्स देयर कुड बी सम पार्ट ऑफ इट कुड बी एग्जैजरेटेड, बट उसके अलावा भी वो जनरल जो व्यू था उस जमाने का, वो हमें कह रहे हैं कि कैसे था अयोध्या का। सो यू कैन जस्ट रीड थ्रू इट। ओके, अब ये है कि सिटीजन्स जो होते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। सॉरी पलक, तुम कुछ कह रही थी? हाँ, एक क्वेश्चन था इसमें, जो आपने ना शूद्रों वाली बात बोली है, तो इज इट अगर जैसे उसको हम कह रहे हैं कि इट इज लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इज इट हम इसको रिलेट लाइक कुछ लोग उसको ऐसा कह सकते हैं कि शूद्र कास्टिज्म पे ले जाएं? दैट इज शूद्र, शब्द ही अलग है। अच्छा, दिस इज KSH, क्ष। ओके ओके ओके, है ना, एंड दैट इज SH। आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि हाँ ठीक है, गॉट इट। नहीं, अच्छा हुआ क्लैरिफाई कर लिया, ये लोगों को होगा। सो दिस इज शूद्र, KSH, एंड दैट इज शूद्र। ये दो अलग अलग शब्द हैं और उनका कोई रिलेशन नहीं है। ओके, और वो हम आगे देखेंगे, मैंने वो मार्क करे हुए स्पेसिफिक ये, टू एटलीस्ट क्लैरिफाई कि आज की हमारी अंडरस्टैंडिंग और तब की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा फर्क है, इवन वर्ण सिस्टम को लेके, जो आज के जो अगले सर्ग के कुछ लोग हैं उससे हम देखेंगे। ओके, एनीवे, सो ओके, अच्छा, यथा राजा तथा प्रजा, ये मैं कह रही थी कि प्रजा अपने राजा, जैसा आपका गवर्नमेंट होगा, जैसे आपके पॉलिटिशियंस होंगे, प्रजा भी वैसी होगी, और जैसी प्रजा होगी उसी किस्म का राजा भी होगा, है ना। तो ऑफकोर्स अगर प्रजा ऐसी है तो वो राजा का अनुसरण करती होगी। तो यहाँ वहां के राजा कैसे थे, तो वो दशरथ के बारे में बताते हैं, और दशरथ की मिनिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि मिनिस्टर्स उसके कैसे थे। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए आप ब्रॉट दिस श्लोक हियर, आप ध्यान से देखिएगा। तो जो दशरथ के बारे में उन्होंने एक पैरा में बताया है, तो व्हाट डज ही से, तस्याम पुर्याम अयोध्याम वेदवित सर्व संग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरा पौरजान पदप्रिय। वो कहते हैं कि ऐसी जो पुण्यमयी नगरी अयोध्या थी, वहां के राजा कैसे थे, तो वो कहते हैं दीर्घदर्शी, विजनरी, दीर्घदर्शी, महातेजा, तेज वाले, पौरजान पदप्रिय, जनपद के लोग के एकदम प्रिय थे, ईश्वाकु इक्ष्वाकु कुणाम अतिरथो यज्वा धर्मरथो वशी, बहुत सारे यज्ञ करते थे। ईश्वाकु कुल के अतिरथी थे, अतिरथी मतलब ही वाज अ वेरी गुड वॉरियर। देयर आर जो वॉरियर्स होते हैं ना, उसमें एक हायरार्की होती है कि रथी कौन है, महारथी कौन है, अतिरथी कौन है, इस तरीके का। नाउ दीज लेवल्स आर बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द वॉरियर, कि वो एक साथ कितने लोगों के साथ, कितने रथियों के साथ, कितने वॉरियर्स और किस किस्म के वॉरियर्स के साथ लड़ सकते हैं, उसमें कितनी कैपेबिलिटी है। तो वो अतिरथी थे जो दशरथ थे, तो ही वाज अ वेरी अकम्प्लिश्ड वॉरियर। महर्षि कल्पो राज ऋषि त्रिशु लोकेशु विश्रुतः। महर्षि कल्पो, महर्षि जैसे राज ऋषि थे वो, त्रिशु लोकेशु विश्रुतः, तीनों लोकों में उनका नाम था। ही वाज नोन एवरीवेयर, हर जगह ही वाज अ वेरी फेमस किंग। और शब्द यूज हुआ है राज ऋषि। राज ऋषि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है। ऋषि तो हम जानते हैं कि ऋषि क्या होते हैं, राज ऋषि मतलब जो जिसके पास पावर है,
हम कहते हैं ऋषि तो सब त्याग देते हैं, लस्ट, कोई भी काम क्रोध लोभ मोह, ये सबसे अलिप्त हो जाते हैं जो ऋषि रूप में जब कोई पहुंचता है तो। अब राज ऋषि मतलब क्या, कि जिसमें ये सारे गुण तो नहीं है, बट हु इज स्मार्ट इनफ ऑल्सो टू बी अ किंग, क्योंकि राजा के भी जो कर्तव्य है वो तो वो करता ही है, पर इस भाव पर धर्म के भाव से करता है। जो करता है वो द्वेष रहित धर्म के भाव से, और प्रजा के लिए जो अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे पुत्रों के लिए अच्छा है, इस तरीके से नहीं, प्रजा के लिए क्या अच्छा है उस तरीके से करता है। और प्रजा के लिए अगर अपने पुत्र को भी भेज देना पड़े बाहर तो वो करना चाहिए। इस किस्म का, इस परिपेक्ष से, इस पर्सपेक्टिव से वो काम करता है कि प्रजा सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रजा महत्वपूर्ण है, और राग द्वेष रहित धर्म के लिए जो करना चाहिए वो करता है, उसको राज ऋषि कहते हैं। तो वो दशरथ के लिए यहाँ पर राज ऋषि शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ही सेइंग ही वाज अ वेरी गुड किंग, बलवान निहित अमित्रो, बहुत बलवान है, और जो शत्रु है उनको मारते भी है, ठीक है। अब ये समझना जरूरी है, अहिंसा इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, पर अहिंसा लिटरली हर चीज में उपयोग नहीं हो सकती। अगर आपके देश पर कोई आक्रमण करे तो आपको हिंसा करनी पड़ेगी। अगर ऐसा कोई तत्व आपके समाज में है जो समाज को तोड़ रहा है तो आपको हिंसा करनी पड़ेगी, पर वो हिंसा कैसी हो, पर्सनल गोल्स सेटल करने के लिए नहीं, फॉर द लार्जर गुड यू मे हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स विच आर नॉट यूजुअली रेकमेंडेड। तो वो तो राजा का कर्तव्य है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर का कर्तव्य है टू इस्टेब्लिश धर्म, और धर्म इस्टेब्लिश करने के लिए फिर जो करना है वो करना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म का अर्थ है धार्यते इति धर्म, दैट विच सस्टेन्स। सो टू एंश्योर सस्टेनेबिलिटी यू शुड डू व्हाट यू मस्ट डू, दैट इज व्हाट इट एसेंशियली मीन्स। बिकॉज अगर सस्टेन अगर होगा, व्हेन एन एनवायरमेंट सस्टेन्स और इज सस्टेनेबल, और कोई ऐसा एलिमेंट उसमें आ जाए कि वो अनसस्टेनेबल कर देता है सिस्टम को, तो हमको वो उस एलिमेंट को निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये धर्म का कॉन्सेप्ट है। तो उस तरीके से वो कहते हैं कि अहित मित्रों, निहित अमित्रों, जो शत्रु है उनको मारते हैं, मित्रवान विजेंद्रिय, बहुत सारे मित्र हैं, धनैश्च संग्रहिश्च वैश्रवण उपमः, कुबेर की तरह वो धन धान्य का संग्रह करना जानते थे। अब इसका अर्थ क्या, कि एक तो वो वॉरियर थे, काफी ब्रेव थे, धार्मिक थे, राज ऋषि थे, और अर्थ संग्रह भी जानते थे, उनको फाइनेंस और इकोनॉमिक्स भी आता था, समझ आता था, इसलिए वो उसका भी संग्रह करते थे, कि धन का संग्रह, प्रॉस्पेरिटी का संग्रह, धर्म अर्थ काम तीनों में वो निपुण थे, ठीक है। जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को होना चाहिए, फिनेंस हो, डिफेंस हो, होम इश्यूज हो, इस सब की अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर को होनी चाहिए, और वो दशरथ को थी, ये हमें इस पैरा से पता चलता है। अब उनके 8 मिनिस्टर्स थे, जो की मिनिस्टर्स थे वो कौन से थे, दृष्टि, जयंत, विजय। उसके बाद जो कुछ नाम है ना उसमें कंफ्यूजन है, अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स में अलग अलग है, मैंने दोनों नाम लिखे हुए, सुराष्ट्र और सिद्धार्थ, अर्थ साधक और राष्ट्रवर्धन, अशोक और अकोप, मंत्रपाल या धर्मपाल, और सुमंत्र। नाउ रामायण में बाकी सबका तो इतना नाम नहीं आता है, बट सुमंत्र का नाम बार बार आता है, बिकॉज सुमंत्र वॉज अ मिनिस्टर, वॉज अ की मिनिस्टर, एंड ही वॉज ऑल्सो अ क्लोज फ्रेंड ऑफ दशरथ जी, तो वेरी ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट ऑफ दशरथ जी। और जो 2 उनके रॉयल ऋषि थे, जो राज ऋषि, जो राजा के पैट्रोनेज में जो बहुत ऋषि रखे हुए थे, जो गुरु भी थे, जो राज्य के गुरु भी कहा जाता है, वो थे वशिष्ठ और वामदेव, ओके। और भी बहुत सारे थे। और अब ये ऋषि कैसे थे, ये सारे ऋषि नहीं, सॉरी, ये मिनिस्टर्स कैसे थे, ऑफकोर्स उनमें भी अच्छे गुण तो थे ही, बट देयर आर और जो बेसिक हाइजीन फैक्टर्स होने चाहिए, यू नो, वेल एजुकेटेड, वेल लर्न्ड, ये सब तो था, बट आई थॉट देयर वर सम वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स व्हिच शुड बी ब्रॉट आउट। तो वो, अच्छा, आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, राइट, आप सबको सब समझ आ रहा है, आई होप। मैं ऐसे ब्लबर कर रही हूँ ऐसा ना हो, अगर कुछ हो तो प्लीज मुझे स्टॉप करके बताइएगा, बिकॉज अभी मैं कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ, ऐसा कुछ होगा तो पलक एटलीस्ट तुम बताना, ठीक है, अगर स्लो करना है या कुछ हो तो। ओके, सो द श्लोक सेज, तेषाम
अच्छा, ये तेषाम विदितम आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये संधि है, बिकॉज तेषाम का म इज आधा, सो इट इज तेषाम अविदितम। किंचित स्वेषु न अस्ति परेषु, न अस्ति, तेषाम अविदितम न अस्ति। उनको ऐसी कोई बात नहीं थी जो उनको पता ना हो। क्या पता ना हो? स्वेषु परेषु, अपने राज्य का या बाहर के राज्यों में क्या चल रहा है, इनको सब कुछ पता होता था। दे वुड कीप अ टैब ऑन एवरीथिंग, जो अंदर चल रहा है, जो बाहर चल रहा है, होम इश्यूज, फॉरेन इश्यूज, सबकी जानकारी थी। जो हो चुका है और जो होने वाला होता है, विच इज इंटेंडेड टू हैपन, जो प्लान हो रहे होते हैं, उनको सबकी उसकी जानकारी मिल जाती है। किससे मिल जाती है? चारेण, उनके स्पाइस जो थे वो हर जगह थे। दीज वर स्मार्ट पीपल, भरे वो ऋषि जैसे थे, ये सब था, बट एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग बहुत प्रैक्टिकल है। तो स्पाइस अपने देश में भी और स्पाइस बाहर भी, जिससे उनको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट है ना, इंफॉर्मेशन के लिए आज देखा जाए तो इंफॉर्मेशन वॉर्स पूरा उसके कारण हो रहा है। तो वो अपने स्पाइस के थ्रू सारी जानकारी रखते थे। फिर और क्या था? कुशलाः व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिता, प्राप्त कालम तु ते दंडम धारयेहु सुतेषु अपि। वो कह रहे हैं कि हर व्यवहार में वो कुशल थे, वो तो ठीक है। सौहृदेषु परीक्षिता, वो कह रहे हैं कि जो उनके मित्र थे, जो उनके अलाइज थे, जो उनको लगता है कि ये सारे हमारे अलाइज हैं, वो उनकी भी परीक्षा ले लेते थे। टाइम आने पे दे वुड चेक कि भाई इंटेंशन सही है कि नहीं है, और ये बहुत सटली होता है। तो ऐसे नहीं था कि किसी पे भी अंधा विश्वास कर लिया, बोला इसलिए विश्वास कर लिया, ऐसे नहीं। एक्शन मैटर्स। सो दे वुड एंश्योर कि जो अलाइज थे वो भी सही से टेस्टेड हो, और समय आने पर सूतेषु अपि, अपने बच्चों को भी, अपने बेटे को भी वो दंड देने से पीछे नहीं हटते थे। अगर उनको लगे कि ऐसा टाइम है कि द पर्सन नीड्स टू बी गिवन अ दंड, तो वो वैसा भी कर देते। और हम आगे देखेंगे, ये जो सगर ऋषि की जो कहानी है, उसमें ये राजा सगर की जो कहानी है, जिनके पुत्रों ने सागर, जिनके पुत्रों के नाम, जिनके कारण सागर ये नाम आता है, उनमें उनका एक ये स्टोरी है जो आगे आएगा, वील सी दैट। एनीवे, सो मिनिस्टर्स भी ऐसे थे कि समय आने पे अपने बच्चों को भी दंड देने से पीछे नहीं हटते थे। फिर और क्या था? कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे, अहितम चापि पुरुषम न विहंस्युः अदुष्कम। कोश संग्रह, दे वुड एंश्योर कि उनके जो फाइनेंसेस थे वो सही से होते थे। कोष संग्रह, जो उनके जो ट्रेजरीज थे वो हमेशा परिपूर्ण होते थे, सही से टैक्स करते थे, और लोग खुश थे। उसका मतलब अप्रोप्रिएट टैक्सिंग होता था, जहां से पैसा लेना चाहिए वहां से आता था, अप्रोप्रिएट स्पेंडिंग होता था, है ना, कहीं पे भी उड़ा दिया ऐसा नहीं था। कोष संग्रहणे युक्ता, दे वर वेरी अडेप्ट, बहुत स्किलफुल थे वो लोग ट्रेजरी और फाइनेंसेस मैनेज करने में। बलस्य च परिग्रह, और डिफेंस में भी, डिफेंस के लिए जो जरूरत होती थी, आर्म्स अम्यूनिएशन हो, आयुध जो भी उनको कंस्ट्रक्ट करना हो, जो भी टावर्स बनाने हो, शतर अग्नि जो भी करना हो, वो सब कैसे हो, कैसा होना चाहिए, डिफेंस मैटर्स में भी वो लोग बहुत एक्सपर्ट्स थे। और सुतीक्ष्ण दंडा संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम। सुतीक्ष्ण दंड, जब वो दंड देते थे, तब ऐसे नहीं कि आंख में पट्टी बांध के दंड दे दो, ऐसा नहीं होता था। दे वुड सी, दे वुड कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट, दे वुड सी कि भाई ये जो बंदा है वो, उसकी स्थिति क्या है, व्हाट कॉज्ड हिम टू डू द क्राइम। और अगर ऐसा है जो बहुत ही वेल ऑफ है, सब कुछ है, उसके बाद भी वो अगर क्राइम कर रहा है तो उसको ज्यादा दंड होगा। और जो बेचारा गरीब है, जिसके पास कुछ ना, और उसने अगर चोरी किया तो उसे कम दंड होगा। सिंपल एग्जाम्पल, या बट वो बेसिकली हर चीज का एनालिसिस करके, आगे पीछे का देख के, कंटेक्स्ट को ध्यान में रख के, अपने बुद्धि से निश्चय लेके वो लोग दंड भी या तो कम या तो ज्यादा देते थे। दंड जो है ना, अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ो तो दंड, पनिशमेंट, इज अ वेरी पावरफुल टूल दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर हैज। बहुत ही स्ट्रिक्ट दंड हो, मोर देन नेसेसरी, दैट ऑल्सो डजंट हेल्प। और दंड ना देना, एकदम लीनियंसी, दैट ऑल्सो डजंट हेल्प। सो एन एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स टू नो कि भाई दंड कैसे दो। आज तो कैसा है कि भाई वी हैव अ पीनल कोड, उस हिसाब से दंड देते हैं।
है ना। फिर कॉन्टेक्स्ट गेट्स लॉस्ट समटाइम्स, हर चीज में कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए ये मैं नहीं कह रही हूँ, बट समटाइम्स दैट मैटर्स। तो उस टाइम पे जो मिनिस्टर्स थे वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट दशरथ के मिनिस्टर्स को ये समझ थी। और क्या, वो लोग संधि विग्रह, बेसिकली वो बहुत ही नीति शास्त्र में निपुण थे, ट्रीटीज में किसके साथ अलायंस करो, किसके साथ तोड़ दो, व्हाट इज द राइट टाइम टू फाइट वगैरह वगैरह, इस चीज का भी उनको बहुत ही अच्छा सा ज्ञान था। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि दे वर ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स, नॉट ओनली राजा दशरथ बट उनके जो मिनिस्टर्स थे वो लोग भी बहुत ही ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। उनको समाज को कैसे संभालना है, दंड से, स्मार्टनेस से, स्पाइस के थ्रू इंफॉर्मेशन रखकर, ये और ऑफ कोर्स ट्रेजरी मैनेजमेंट, डिफेंस, ये सबका ओवरऑल होलिस्टिक एक्सपर्टीज उनमें थी। सो दिस इज अबाउट दशरथ's ministers. Okay, sorry I went a little fast. तो ये अयोध्या के लोग और दशरथ जी का एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे 6 से अबाउट 3-4 सर्ग इस पे है। इसके बाद क्या होता है, तो ये सब हो गया। अब लव कुश आगे की कहानी बताते हैं, और वो कहते हैं कि ये सब तो बहुत अच्छा था, वहां पर तो सब अच्छा चल रहा था, परंतु राजा दशरथ को पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी जिससे उनका वंश आगे बढ़ सके, और वो काफी बूढ़े हो गए थे। तो उनको पुत्र की कामना हुई कि मेरे ऐसे बच्चे, ऐसे संतान हो जो मेरे वंश को चालू रखे, मेरे राज्य को चालू रखे, ऐसा पुत्र चाहिए। तो उसके लिए वो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे की एक बैक स्टोरी है कि किससे करवाए। तो सुमंत्र उनको एक कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि हमने ऐसे सुना है कि एक सनत कुमार जी जो थे, जो एक ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्होंने कभी ये कहानी बताई थी, और वो ऋष्याशृंग की कहानी बताते हैं। तो आई जस्ट टेल दैट स्टोरी वेरी ब्रीफली। ऋषि काश्यप के पुत्र थे विभांडक, और विभांडक के पुत्र थे ऋष्याशृंग। ठीक है, अब ये ऋष्याशृंग जब बड़े हुए, जब तक बड़े हुए थे, तभी उन्होंने अपने पिताजी के अलावा किसी को देखा ही नहीं था। वो वन में बड़े हुए थे, वेदांग के एक्सपर्ट थे, वो सब जानते थे, सारी 6 अंगों के साथ वेद को जानते थे, बहुत ही अकम्प्लिश थे, बहुत लर्निड थे, परंतु उन्होंने अपने पिता के अलावा किसी को देखा ही नहीं था। अच्छा, अब अंग देश में, जहां का हम कर्ण को राजा कहते हैं, दैट अंग देश वाज ऑलवेज देयर। तो अंग देश बेसिकली झारखंड, बिहार झारखंड के एरिया में आता है वो आज के हिसाब से। तो वहां पर कुछ कारण सर, वहां के राजा है रोमपाल, उनसे कोई गलती हो गई और अकाल पड़ गया, देयर वाज अ फैमिन। तो उन्होंने कहा इसका कैसे करें। तो somebody suggested कि आप ऐसे जो ये ऋष्याशृंग है उनको आप लेकर आइए, वो आपके जैसे ही आपके जनपद में आएंगे तो वर्षा हो जाएगी, ऐसे उनको कोई कहते हैं। अच्छा, अब ये ऋष्याशृंग को लाए कैसे, उनको तो सिविलाइजेशन, सिटी, ये कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने तो पिता के सिवाय किसी को देखा नहीं है। तो वो स्वयं से आए, बिना क्रोधित हुए। वो किस तरीके से करे, तो बेसिकली दे सेंड सम रूप जीविकाएं जो होती है ना, उनको भेजते हैं कि भाई आप जाके एंटाइज हिम, इनको आप अट्रैक्शन उनमें पैदा कीजिए, कुछ भाव पैदा कीजिए जिससे वो आपके साथ आ सके। तो ये लोग वहां पर जाती हैं, एंड ही इज वेरी फैसिनेटेड कि अरे ये क्या है, मैंने तो ये कुछ देखा नहीं है, स्त्री क्या है ये भी उनको उस समय पता नहीं था। सो इज वेरी फैसिनेटेड, और वो जो है उनको वो फल फूल देती हैं खाने। तो उनको लगता है अच्छा ये फल फूल तो मेरे वन के फल फूल से अलग है, ये तो कुछ अलग चीज है, मुझे जाना है देखने। तो वो स्त्रियां बोलती है चलो चलो आप हमारे साथ आओ, और उस तरीके से वो लेकर आती है ऋष्याशृंग को अंग में, और अंग में जैसे ही लाती है तो वर्षा होती है, ये सब होता है। अब वैसे देखा जाए तो दिस वाज चीटिंग, है ना, उनको बताए बिना लाया गया था। तो उनके पिता भी क्रोधित हो सकते हैं, क्योंकि पिता को भी बिना बताए लाया गया था। तो वो क्रोधित ना हो और वो उन्हीं के यहाँ रहे, इसलिए राजा ने अपनी बेटी शांता का उनसे विवाह कर दिया। ठीक है, तो फिर ऋष्याशृंग वहीं पे रह गए, अंग में रह गए। तो सुभद्र कहते हैं कि सनत कुमार जी ने ये बताया था, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि दशरथ और रोमपाल और दशरथ बहुत अच्छे मित्र हैं। ठीक है, तो सनत कुमार जी ने भविष्यवाणी की थी कि राजा दशरथ जो है उनको पुत्र की कामना होगी, तब वो रोमपाल के पास आएंगे और वो कहेंगे कि ऋष्याशृंग को मेरे पास भेजो, और ऋष्याशृंग के द्वारा जब यज्ञ होगा उससे, दैट विल बी अ वेरी सक्सेसफुल यज्ञ, उससे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, सो दिस हैपेंस, एंड ऑफ कोर्स दशरथ जी गोज
to Rishyashringa, to Rompath and says कि प्लीज आप अपने जमाई और बेटी को मेरे देश में भेजिए यज्ञ करवाने के लिए। सब लोग हाँ हाँ बोलते हैं और यज्ञ की शुरुआत होती है। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग है इसमें कि जब सुमंत्र कह रहे होते हैं दशरथ को ये कहानी, तो वो जो बताते हैं तब वो ऋषि ऋष्याशृंग के बारे में कहते हैं, ये वही ऋष्याशृंग है जो आपके जमाता है, या ये आपके जमाता हुए, ये आपके जमाई हुए, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपके जमाई हुए मतलब आपके बेटी के पति हुए, ठीक है। तो वन ऑफ द इंटरप्रिटेशंस इसमें ये कहते हैं कि जो शांता है वो एक्चुअली दशरथ की पुत्री है, और रोमपाद और दशरथ क्योंकि बहुत अच्छे मित्र थे, तो उस जमाने में तो बहुत ऐसे होता था कि अगर किसी राजा को पुत्र या पुत्री ना हुए हो तो अडॉप्ट करते थे। जैसे कुंती को अडॉप्ट किया था, कुंती को राजा कुंती भोज ने अडॉप्ट किया था, वो उनके भाई के बेटे की बेटी थी, ऐसे कुछ है वो, दैट इज सम कनेक्शन देयर। तो बेसिकली चाचा के घर पर उनको दिया था। उस तरीके से शायद शांता को भी रोमपाद को दिया गया हो, क्योंकि रोमपाद को कोई संतान नहीं थी। तो ये कुछ वहां पे है। सो इट इज नॉट क्लियरली गिवन बट इट इज इंडिकेटेड। एंड कुछ रामायण जो लोकल रामायण फोक टेल्स है वहां पर तो इसको और भी इलेबोरेट किया गया है कि एक्चुअली शांता उनकी बेटी थी। जब दशरथ जी गुजर गए, जब शांता उनके पास थी, ऐसी कहानियां भी है जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, बट वाल्मीकि रामायण में ये छोटा सा हिंट है, ठीक है। ओके, तो ये होता है, रोमपद आते हैं और यज्ञ होने वाला होता है और यज्ञ की तैयारियां हो रही है, ठीक है। तो यज्ञ की तैयारियां बहुत, जैसे आजकल पता है जब स्पोर्ट्स इवेंट होता है, जब ओलंपिक्स होता है, तो ऐसे ओलंपिक सिटी निर्माण किया जाता है। तो उस जमाने में जब राजा लोग यज्ञ करते थे तो वैसा लिटरली सिटी निर्माण होता था कि नए बिल्डिंग्स बनेंगे, घर बनेंगे, टेंट्स डाली जाएंगी, सारे रहने वाले गेस्ट के लिए घर बनेंगे, उनके घरों में खाना रखा जाएगा, इस तरीके से। तो वशिष्ठ जी को कहा गया कि आप प्लीज देखिए इसको कैसे प्लान करना है। तो वो ये सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। बेसिकली एक नई नगरी खड़ी करनी है अयोध्या के पास, जहाँ पे ये सब सेटअप है। पर उसके मुझे कुछ श्लोक लाने हैं टू ऑल्सो सजेस्ट कि सोसाइटी का कैसे था कल्चर, ठीक है। सो वील गो, आई डोंट हैव स्लाइड्स, वील गो टू द टेक्स्ट। This is Trayodasha Sarga, 13th Sarga, 82, page number 82. तो त्रयोदश सर्ग जो है वो कहते हैं राजा वशिष्ठ जी ने यज्ञ की तैयारी दी। बट इसके अलावा वो कहते हैं श्लोक नंबर 13 तक तो वो यही सब कह रहे हैं कि नए नए आप सारे आवास बनाओ, आवास में खाना बहुत रखो। आवास किसके लिए बनाओ? जो बाहर से सारे आ रहे हैं, गेस्ट जितने भी बाहर से आ रहे हैं उन सब के लिए बनाओ। जो राजा आ रहे हैं, सिटीजन आ रहे हैं, ऋषि आ रहे हैं, उन सब के लिए अलग अलग खाने पीने का व्यवस्था करो और मन से दान दो, ये सब है। देन ही सेज 14th में, रीड वेरी केयरफुली, सर्वे वर्णा यथा पूजा प्राप्नुवन्ति सुसत्कृता न च अवज्ञा प्रयोक्तव्या काम क्रोध वशादपि। सर्व वर्णा यथा पूजा, हर एक वर्ण के लोग की यथायुक्त पूजा होनी चाहिए, उनको सब तरह का सत्कार होना चाहिए और किसी की भी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। Nobody should be felt should be humiliated or insulted, और स्पेशली काम क्रोध, गुस्सा आ गया, किसी को कुछ बोल दिया, गुस्सा आ गया, ऐसे वैसे कह दिया, नहीं। सोसाइटी, समाज के हर सेक्शन के लोगों के, हर वर्ण के लोगों के, हर क्लास के लोगों की तुम्हें पूजा करनी है, उनको सही से सत्कार देना है, उनको ऑनर करना है, ये वो कह रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो मेंटालिटी कैसी है, सबके काम अलग अलग है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वगैरह वगैरह जो है, जो सूत, मागध, ये सब सारे मिक्स जाती है, सब कुछ है ना, सबके काम अलग अलग है। बट ये जो भी काम हो, जो भी काम कर रहे हैं, ये सारे जो लोग हैं उनको आपको सही से ट्रीट करना है, रिस्पेक्ट देना है, सबकी सही से पूजा ऑनर वगैरह करना है। अच्छा, ये उसके बाद वो कहते हैं 15th में, यज्ञ कर्मसु ये व्यग्राः पुरुषः शिल्पिनः तथा तेषामपि विशेषेण पूजा कार्यम यथाक्रम ते स्यु समपूजिता सर्वे वसुभिः भोजनेन च। वो कहते हैं कि ये सारा जो आपका यज्ञ कर्म है, इसमें जितने भी लोग हैं जो यज्ञ कर्म का रिचुअल्स कर रहे हैं, जो उससे एसोसिएटेड काम कर रहे हैं, जो निवास खड़े कर रहे हैं, शिल्पी लोग जो हैं, ये सारे जो
लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, इसको आप वसुभी और भोजनेन, खाने से और पैसे से उनको सही से आप तृप्त रखिए, क्योंकि जब लोग तृप्त होंगे तभी तो काम ढंग से होगा। तो ये तब की मेंटालिटी भी है कि भाई आपको लोगों को देख, जो ये कि भाई वो आपको स्लेव्स की तरह काम नहीं कराना है, वो लोग मन से खुश रहे, उनको सही से खाना मिले, उनको सही से पैसा मिले, पे देम वेल, और इस तरीके से उनसे आप काम करवाओ, ठीक है। तो ये वो कहते हैं अपार्ट फ्रॉम अदर इंस्ट्रक्शंस व्हिच आई थॉट वाज इंटरेस्टिंग, कि सब प्यार से काम कर सके, आप प्यार से काम करो, इस तरीके से आप सबसे काम लो। फिर वो कहते हैं सबको बुलाओ, सारे किसको किसको इनवाइट करना है, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ होने वाला है तो इनवाइट किसे किसे करना है। तो श्लोक नंबर 19, ततः सुमंत्रम आहूय वसिष्ठो वाक्यम अब्रवीत, निमंत्रयस्व नृपतीन् पृथ्वीयां ये च धार्मिका ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रश। वो कह रहे हैं कि सारे जो राजा है उन सबको बुलाओ, सारे जो लोग हैं, जो भी धार्मिक लोग हैं, सबको बुलाओ। और वो कह रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों को बुलाओ ऐसा नहीं, सिर्फ क्षत्रियों को बुलाओ ऐसा नहीं, जो सारे वर्ग के लोग हैं वो सबको बुलाओ, दे शुड ऑल पार्टिसिपेट इन योर यज्ञ। और एक्चुअली मुझे और एक चीज कहनी है कि हम जो राजा, जनरली हम रामायण महाभारत पढ़ते हैं तो इनके जो कुल थे वो भले ही क्षत्रिय हो, उसमें स्पेसिफिक मेंशन भी होता है कि ये राज्य जो है वो क्षत्रिय राज्य नहीं है। जैसे कश्मीर था वो क्षत्रिय राज्य नहीं था, जो ऐसे बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं जो क्षत्रिय राज्य नहीं भी थे, और उनको भी इन्विटेशन होते थे, वो सारे रिचुअल्स में भी पार्टिसिपेट करते थे, शादियों वादियों के फंक्शंस में आते थे। कोई कोई तो निषाद थे, जो हंटर, जो एकलव्य वाली जाति हम कहते हैं, वहां के राजा थे। जैसे नल दमयंती की कहानी आपने सुनी हो तो किसी ने, तो एनीवेज वील डू नल दमयंती कहानी वंस अगेन। तो उसमें दमयंती तो विदर्भा की राजकुमारी है एंड शी इज अ प्रॉपर क्षत्रिय पुत्री, बट उसके स्वयंवर में निषाद राज नल हु इज आल्सो अ राजा, वो आते हैं एंड स्वयंवर में जीत के जाते हैं। देयर इज नो हो हल्ला ओवर इट, वो स्वयंवर में वेरी फेयर स्क्वायर एंड गेम जीत के जाते हैं, ठीक है। हाँ अनीता जी। मैं ये सिर्फ यही कहना चाह रही थी कि उस समय ना बल परीक्षा होती थी, स्वयंवर जो होते थे बल परीक्षा, या तो उस परीक्षण में जो पास हो वहां जाति नहीं देखी जाती थी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, कि अगर वो आपने टारगेट मैनेज करा जो स्वयंवर के लिए रखा गया हो, तो इट डिडंट मैटर आप कौन से जाति के हो, इफ यू वर अलाउड टू पार्टिसिपेट यू कुड मैरी, अगर आपने वो करा हो तो वैसे था। तो एनीवेज, तो इसमें सभी को बुलाने का स्पेसिफिक मेंशन है, तो इसमें कहा गया है कि सबको बुलाना है, ठीक है। एंड देन इसके आगे के भी बहुत अच्छे हैं, बिकॉज वो अलग अलग जनपद के नाम कहते हैं, वो कैकई, कौशल, अच्छा इसमें आता है कौशल, काशी ये सब आता है, और कौशल, और एक कौशल आता है, कौशल्या, कौशल की राजकुमारी है, ठीक है। बट हमने देखा कौशल राज जनपद जो है वो तो इनका खुद का है, जिसकी नगरी अयोध्या है। देन हाउ डज इट वर्क? तो एक्चुअली दो कौशल थे, ये कौशल जो है वो दक्षिण कौशल में पड़ता है, विच इज प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वो साइड, तो वो भी दक्षिण कौशल एरिया है। तो एक नाम के दो तीन ऐसे, मतलब वो स्प्लिट होके हो जाया करते थे। तो वो दक्षिण कौशल साइड से कौशल्या जी आई है, तो वो वहां के राजा को बुलाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो उसमें भी आप देखोगे ना, तो काशीपति है, केकय राज है, अंग देश वाले हैं, ऑफकोर्स उनको तो बुलाएंगे ही, कौशल राज है, मागध के हैं, सुराष्ट्र, सौराष्ट्र, सिंधु देश के हैं, सिंधु सौवीर देश के, मतलब वहां पाकिस्तान साइड के, वहां से सबको बुलाया है, आज के टाइम पाकिस्तान के। वो कह रहे हैं कि ईस्ट के, प्राची साइड, ईस्ट साइड के भी जितने भी है उन सबको भी बुलाओ। और वो कहते हैं 28 श्लोक, 84 पेज, दक्षिणात्यान नरेंद्राश्च समस्तान आनयस्व। हम जो कहते हैं ना कि अरे नॉर्थ साउथ आर्यन द्रविडियन वगैरह वगैरह, ये हमने देखा था कि एटलीस्ट अर्लीस्ट डेटिंग इज अबाउट 12,000 BC, व्हिच इज 14,000 इयर्स अगो। उस समय भी ये इंटीग्रिटी थी, तो ये आर्यन द्रविडियन तो इज कंप्लीट हम्बग, ठीक है। उस समय भी इंटीग्रिटी थी। दशरथ के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में वो भी कह रहे हैं कि आप साउथ के जो सारे राजा है उनको भी आप लेकर आओ। महाभारत में तो नाम के साथ है, पांड्य, चोल, केरल, आंध्र, ये नाम तब के हैं जो आज भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। इन्होंने महाभारत के युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था वो राजा। तो बेसिकली ये दक्षिण के भी सारे राज्यों को बुला कर लाओ,
ये सारा। तो एनीवेज मुझे ये कुछ कुछ चीजें बतानी थी जिससे वो सोशल कॉन्टेक्स्ट भी हमें समझ आने लगे तब का। ठीक है, तो ठीक है, फिर यज्ञ होता है, ये सब हो जाता है, और ये यज्ञ होता है। यज्ञ से वो जो पायसम, यज्ञ के बाद जो पायसम, जो प्रसाद है, अब इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति यज्ञ से निकलता है पायसम के साथ, खीर के साथ, और वो जो खीर है वो रानियों को दी जाती है। पर जैसे हमने देखा है ना, ये इतिहास जो हमारे ऋषि लिखते थे, वो जो पहले हुआ है वो भी लिखते थे, और उसे और इंटरेस्टिंग करने के लिए उसमें कथाएं जोड़ते थे, तो वो सिंबॉलिक हो जाता था। ऑफ कोर्स आज अभी मुझे लगता है कि वो प्रसाद चढ़ाया होगा और वो लिया होगा, पर उन्होंने उसे और क्या कहते हैं, पर्सोनिफाई करा है कि यज्ञ का प्रसाद बेसिकली उसमें से उत्पन्न हुआ कोई मनुष्य, और उन्होंने पायसम दिया। तो एनीवेज डजंट मैटर, बेसिकली द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज पायसम उसके बाद जो था वो प्रसाद वो रानियों को दिया गया। वो खीर का आधा, हाफ ऑफ द अमाउंट कौशल्या को दिया गया, दूसरे आधे का आधा सुमित्रा को दिया गया, फिर उसका जो आधा, वो 1/4 का आधा कैकेयी को दिया, और जो दूसरा आधा था 1/8 का आधा, वो फिर वापस सुमित्रा को दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो डिवीजन हुआ था। और ये यज्ञ होने के 1 वर्ष बाद राम जी का जन्म होता है। ओके, राम जी का जन्म होता है, पर इसके पैरेलल में एक स्टोरी चल रही है जो कथा वाली स्टोरी है, जो वाल्मीकि जी हमें बताते हैं। ठीक है, ये कथा वाली स्टोरी हो रही है स्वर्ग में। वहां ये हो रहा होता है कि रावण जो है, इसने पृथ्वी पे तहस नहस मचा दिया है। देवों को, मनुष्यों को, प्राणियों को, गंधर्व को, यक्ष को, इवन असुरों को उसने नहीं बख्शा है, बिकॉज वो बहुत ही पावरफुल हो गया है, बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। शक्तिशाली क्यों हो गया है? क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है। लाइक एवरी अदर, हमने देवी महात्म्य में भी देखा था, जो सारे जो ये लोग शक्तिशाली हो जाते हैं, बलशाली हो जाती है, उनको कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी का वरदान मिला होता है। तो इसे वरदान ये था कि इसे इमॉर्टल होना था, बट ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो इसने कहा ठीक है, मैं तो वैसे ही इतना शक्तिशाली हूँ, मुझे ये मनुष्य तो कुछ नहीं कर सकता, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना मुझे कोई भगवान मार सके, ना गंधर्व मार सके, ना यक्ष मार सके, ना असुर मार सके, कोई ना मार सके। पर वो कहता है कि मनुष्य छोड़ देता है उस लिस्ट में से, बिकॉज इज लाइक मनुष्य तो मुझे क्या ही मारेगा, मैं तो भगवानों को हरा देता हूँ, देवों को हरा देता हूँ। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। और उसने तहस नहस मचा दिया है, तो देव आर लाइक यार कुछ करो इसका। सो दे गो टू विष्णु जी, कहते हैं कि क्या करा जा सकता है इनका। तो विष्णु जी कहते हैं कोई नहीं, आप चिंता मत करो, मैं दशरथ के घर मनुष्य रूप में जन्म लूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मा, ये बेसिकली वो श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अवहेलना होंगी तब तब मैं जन्म लूंगा। तो विष्णु जी ऑफ कोर्स ये इसमें नहीं कह रहे हैं, वो गीता में कहते हैं, बट द कॉन्सेप्ट इज द सेम, एंड ही टेक्स बर्थ इन द फॉर्म ऑफ राम। ठीक है, ये कहा गया है कि मतलब वो राम के स्वरूप में, दशरथ कौशल्या के वोम में उनका स्वरूप आता है, और उन्हीं का स्वरूप जो बाकी 3 भाई है, जिनको थोड़ा थोड़ा जो है, वो सारा अंश बेसिकली ये चारों भाई जो है वो विष्णु का अंश है, ऐसा बताया गया उसमें। और राम जो है वो तो स्वयं विष्णु है। ये वो कथा पार्ट है बेसिकली, विष्णु रूप राम का जन्म होता है। अच्छा, अब विष्णु रूप राम तो का जन्म होगा, बट यू नो उनकी सहायता करने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। मनुष्य है, अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकते, इतना बड़ा रावण। तो वो कहते हैं कि बाकी सारे जो देवता है वो कहते हैं कि आप भी अपने अपने अंशों का जन्म कराओ। तो उस तरीके से ये जो वानर कहे गए हैं, वो वानरों का जन्म होता है देवों के अंशों से। जैसे सुग्रीव है वो सूर्य का अंश है, बाली है, राजा बाली जो वानर थे, राजा बाली जो है वो इंद्र का अंश है। जो नल है जिसने राम सेतु का निर्माण किया, नल जो है वो विश्वकर्मा के पुत्र हैं। विश्वकर्मा इज द आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स। तो उन्होंने, उनके अंश से जो नल की उत्पत्ति हुई है, उन्होंने फिर राम सेतु बनाया, वो कहते हैं। ये तो मरुत हम जानते ही हैं, जो हनुमान है वो रुद्र पुत्र भी कहते हैं और मरुत पुत्र भी कहते हैं, है ना। अच्छा, अब इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इस चैप्टर में वो कहते हैं कि अलग अलग ऋषियों के घर, अप्सराओं के पेट से वगैरह वगैरह वानरों की उत्पत्ति हुई। बट वानर मतलब क्या? वानर का एक अर्थ होता है
जो वन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। वने चरती, ये भी वानर हो सकता है, और वानर एज मंकीज तो हम जानते हैं, है ना। तो वने चरती मतलब ये लोग जो वन में रहते हैं, इनका अर्थ भी वानर हो सकता है। तो डज इट हैव टू बी मंकीज, और वर देयर पीपल who lived in forest? Because ये अप्सराओं के पेट से भी हुए, ऋषियों के पेट पे भी हुए, ये सब कैसे हो सकता है कि किसी के भी पेट से वानर कैसे जन्म ले सकते हैं? वानरों के पेट से वानर ले सकते हैं। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, श्लोक नंबर आप वो मार्क कर सकते हो। आगे भी है, बट दिस इज स्पेसिफिक। श्लोक नंबर 23, पेज नंबर 96, 97, sorry 97, श्लोक नंबर 23। दिस इज सर्ग अष्टादश, 18th सर्ग। चारणाश्च सुतान वीरान सजुर्वनचारिण वानरान समूहकायान सर्वान वै वनचारिण। वो घड़ी घड़ी कह रहे हैं कि वनचारिण वनचारिण, वानरा वनचारिण। चारणाश्च सुतान, जो वनवासी चारण थे, जो वन में रहने वाले लोग थे, उनके बहुत सारे पुत्र हुए। वानर, वो कह रहे हैं वानर पुत्र वनचारिण। तो पॉसिबल है कि ये वन में जो वनवासी रहते थे, जो वहां के ट्राइब्स होते थे, लोग होते थे, इनके जो पुत्र हुए, उन्हीं को वानर कहा गया तभी, क्योंकि वानर का अर्थ ये भी होता है। और मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहां से वो वानर का अर्थ देख रही हूँ। अच्छा, सॉरी, आई हैव टू शेयर, राइट, एक सेकेंड, शेयर स्क्रीन। आप देखिए, आपको ये वानर दिखाई दे रहा है? इट सेज वानम वन संबंधिक फलादिकम राति ग्रहणाति। जो फल से संबंधित हो, वहां रह के फल वगैरह जो वन में मिलता हो, उसमें रहते हैं, जो उसको खाते हैं, लेते हैं, करते हैं वगैरह वगैरह, इनको भी वानर कहा जाता है। और ऑफ कोर्स स्वनाम आख्याते पशु भेदे अमर, पशु भी है, स्वनाम से ही वानर नाम के पशु भी है, जो मंकीज विच वी नो, बट वानर का ये भी अर्थ होता है। तो हम जो वानर समझते हैं, दैट कुड बी स्पेसिफिक टाइप और स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल एज वेल, ठीक है। वी डोंट क्लियरली नो, बट कुड बी। इसमें जो कहा गया है वो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ओके। हाँ, सॉरी, जयती हैड अ क्वेश्चन। मेरे को ये पूछना था, एक्चुअली 2 क्वेश्चंस है मेरे। एक तो टाइमलाइन के ऊपर है कि आपने बोला कि जब राम जी पैदा नहीं हुए थे या होने वाले थे, उस टाइम पे रावण ऑलरेडी था प्रेवलेंट, मतलब ही वाज ऑलरेडी कॉजिंग डिस्ट्रक्शन। तो लाइक जैसे कथाओं में जब दिखाते हैं या हम टीवी में देखते हैं, तो एज डिफरेंस उतना नहीं समझ में आता कि मतलब एक पैदा हुआ बच्चा और वो ऑलरेडी उस टाइम पे असुर बन गया है। तो एक वो डाउट मेरा था कि कितना एज डिफरेंस था। और हाँ, वैसे जस्टिफाइड हो सकता है मॉर्टेलिटी के बेसिस पे कि मे बी ही वाज नॉट एजिंग। दूसरी चीज जो आपने अभी बोला वानर वाली बात, उसमें अगर हम वो कॉन्सेप्ट लेते हैं कि मे बी वो वानर ह्यूमंस ही थे, तो जो हमारे लंका में जब वे घुसते हैं और अपनी पूंछ से वो सब करते थे, तो वहां पर मतलब अगर वो एनिमल उनको माना जाए, तब वो सीन ज्यादा जस्टिफाइड लगेगा। तो हाँ, ये दोनों सवाल है। हाँ, तो एज वाली बात, तो हाँ, रावण वाज ऑलरेडी देयर। रावण उनसे बहुत बड़े थे उम्र में, कितने बड़े थे वी डोंट नो, इट विल ओनली बी कंजेक्चर, ठीक है। बिकॉज रावण तो उसके पहले वो जो परशुराम की कथा में भी आते हैं, जो कार्तवीर्य अर्जुन के साथ जो परशुराम की लड़ाई हुई थी, उस टाइम पे भी रावण की कथा है, ठीक है। तो अब वो वही रावण है, दूसरे रावण है, मैं नहीं जानती, बट हाँ, जब राम का जन्म हुआ तब रावण ऑलरेडी थे और उनसे बहुत बड़े हैं उम्र में। दिस मच इज फॉर श्योर, दिस मच वी नो, ठीक है। ये जो वानर वाली बात कही, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, गिवन दैट ही स्पेसिफिकली हैड कॉल्ड इट आउट कि ये वनचारिण थे या वानर थे, तो ये तो है कि ये नॉर्मल जो राम, जो सिटी ड्वेलर्स थे, उनसे अलग थे, ठीक है।
अब उनसे अलग थे, क्या ये पूंछ वो लोग लगाते थे या उनकी नेचुरल पूंछ थी, क्या उनकी सर्टेन लाइफस्टाइल थी? आप देखो आज भी अगर आप ट्राइब्स देखो अमेज़न वगैरह में, they have a certain way of dressing which camouflages them in the surrounding that they are a part of. Right. So could that be a reason? We don't know. है ना? And do I have an answer? I don't have an answer. मुझे नहीं मालूम. And frankly, I don't care. I really don't care so much. जो भी थे, we know that they were some. I take them कि हाँ वो हमारे जैसे ही लोग थे जो वहां पे रहते थे, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और होंगे, बट थे तो वो हमसे हमारे में से ही थे. ये मैं मानती हूँ, ये मेरी श्रद्धा है. काफी इंटरेस्टिंग है सोचा जाए तो. मतलब अभी बचपन में इतना ज्यादा आप क्वेश्चन नहीं करते ना, आप सीधा मान लेते हो कि हाँ मतलब वानर ही होंगे. और वो अब सोच रही हूँ मैं, तो फिर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है सोच के. एक्चुअली मैं जयती जी एक यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगी. आप उनका पथ देखें जब राम वनवास जाते हैं, जिसे अभी आप दक्षिण कौशल कह रही थी अमी जी. दक्षिण कौशल अभी का छत्तीसगढ़ है. सौभाग्य से मेरा संबंध अयोध्या से भी है और छत्तीसगढ़ से भी है. मेरा जन्म अयोध्या में हुआ है. ओ वाह. तो और छत्तीसगढ़ में विवाह हुआ है मेरा. तो जो वो पथ है ना, वो आज भी बहुत कुछ जो वनवासी जातियां हैं, जिसे हम आदिम जाति कहते हैं, वही लोग वहां ज्यादा हैं. एक और दूसरा, अगर आप नृतत्व शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी पे थोड़ा ध्यान दें, जिसमें ये आकार वगैरह जो मुखाकृति वगैरह होती है वो बताते हैं, तो छत्तीसगढ़ की जो वो वनवासी जातियां हैं ना, उनका आज भी मुखाकृति हमारे जैसी नहीं है. जो बिल्कुल आप इंटीरियर में चले जाएं, अगर जंगलों में चले जाएं, जहां जैसे कि बहुत घने जंगल आज भी हैं, जहां हम लोग जाते ही, मतलब हम जैसे लोग शायद जाएंगे भी नहीं, जीवन खत्म हो जाएगा. तो उनके जो होठों का जो स्टाइल है और उनका जो ये फोरहेड है, ये बिल्कुल अलग है, हमारे जैसा नहीं है. ये कुछ मेल खाता है जो अफ्रीकी जातियां, जिनको हम आदिम समझते हैं, उनसे. दूसरी चीज है, क्योंकि हम तुलना करते हैं ना एक ग्रंथ का दूसरे ग्रंथ से, तो तुलसीदास जी भी, ये जो आप अमी जी ने दिखाया हमें कि वानर नर भी हो सकते हैं जो वनचारी हैं, वन में आचरण करते हैं, चारण करते हैं. तुलसीदास जी ने तो लिखा भी है ना, वानराणाम अधीशः, वानरों के अधिष्ठाता थे वो. तो कहीं वो उनका एक पूरा संघ था जिसका कोई नेतृत्व कोई कर रहा था. तो इस रूप में हम कई सारे सोर्सेस से इसे शायद और समझ सकते हैं. थैंक यू सो मच. सॉरी फॉर इंटरप्शन. थैंक यू. बहुत इंटरेस्टिंग है ये. And also there is actually some description of Hanuman's what do you call it, knowledge, and also his command over language in Ramayana, which makes it more like a human. I mean, not only a human, I mean actually a well-learned human, rather than Vanar. I mean actually a monkey. I think that actually gives some hint on actually what they were actually. I mean, they were actually, I mean, I don't know whether that was, maybe there was another race which was, what do you call it, ape-like, but with a much higher intellectual capability. We wouldn't know, I mean, because it was years ago and that may have been missed out perhaps. Right. Yeah, that is actually very, very true. Because वो भाषा जो थी वो तो हमारी ही बोलते थे, वो लोग कम्युनिकेट करते थे. तो वो वानर अगर होते तो भाषा का तो प्रॉब्लम होता. ऐसे तो नहीं था कि राम जी समझ जाते. इट्स वेरी क्लियर, उनके डायलॉग्स है वेरी क्लियर. ये है. हाँ शशि जी, आप कुछ कह रहे थे? अमी जी, मेरा एक प्रश्न है कि जो कैकेयी थी, वो कैकेयी प्रदेश से थी, वो आज का उसका जियोग्राफिकल लोकेशन कौन सा समझा जाए? आज का कैकेयी आई थिंक गांधार के पहले आता है, तो इट विल बी सिंध देश वगैरह के ऊपर. सो इट इज स्टिल पाकिस्तान साइड बट नॉर्थ पाकिस्तान. मैं आपको ना लेट मी शेयर अ मैप. सेंट्रल एशिया. टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया. इनफैक्ट
I wouldn't even say towards Central Asia, because towards Central Asia तो आप महाभारत में देखो तो वो बाहलीक देश वगैरह वो तो और भी ऊपर जाता है, काम्बोज बाहलीक देश, so they are more towards Central Asia. But I will share a map which is typically considered. मैं यहाँ पे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। मैं कुछ एक ऐसे स्कॉलर को जानता हूँ जिनसे मेरी इस विषय में बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि अभी भी जो यूएसएसआर जो पुराना सोवियत संघ है उसमें एक जगह है आर्मेनिया के ऊपर, जॉर्जिया से नीचे, उसको ककास पर्वत बोलते हैं, ककास माउंटेन्स, ककासियंस। तो जो ककासियंस रेस है वो ककास पर्वत के दोनों साइड के लोग हैं, मतलब जॉर्जिया और इधर आर्मेनिया जो आज का अजरबैजान है, ये वाला पूरा क्षेत्र है। तो उन्होंने, पता नहीं उनकी जानकारी कितनी, लेकिन वो उधर ही रहते हैं एंड ही इज वेल अवेयर अबाउट ऑल द थिंग्स। उन्होंने बोला कि जो ये ककास पर्वत का जो क्षेत्र था ना, यही पुराना कैकेयी था, और आज भी हम देखें तो वहाँ की जो औरतें होती है काफी खूबसूरत होती है, मतलब व्हाइट लेडी विद ब्लैक हेयर, जो कि कैकेयी का वर्णन है। और जहां तक रामायण में इनका वर्णन है, शायद ये सबसे खूबसूरत थी, उनकी सारी जो दशरथ जी की जो रानियां थी उनमें कैकेयी सबसे खूबसूरत थी। और आज भी जो प्रदेश है वो ककासियंस वुमेन्स आर मोस्ट ब्यूटीफुल, अगर जो अभी का इंटरप्रिटेशन है, अब पता नहीं है कितना सच है। और दूसरा ये है कि उस एरियाज में जो ककास पर्वत के आसपास के जो आज जो ईस्ट यूरोप और सेंट्रल एशिया के जो देश हैं, उसमें कुछ ऐसे सरनेम्स हैं जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया के सरनेम से डिट्टो वही है। मतलब ऐसा लगता है कि यही लोग वहां गए थे, या तो वहां के लोग यहाँ, मतलब ऐसे कुछ कनेक्शंस रहे होंगे, या फिर यहाँ के लोगों ने धीरे धीरे या कुछ कनेक्शंस रहा हो हमारे बीच में। एक्चुअली कैकेयी वो था कि नहीं ये मैं नहीं जानती, पर मैं ये जानती हूँ कि वो जो एरिया था वो एक्चुअली जम्बू द्वीप भारतवर्ष के जो लोग थे वहां वो थे उधर, क्योंकि ये बाहलीक वगैरह जो है, वो बाहलीक जो थे वो तो शांतनु जो भीष्म के पिता है उनके भाई थे, जिन्होंने वहां पर राज्य किया था। दैट इज ऑल्सो मोर टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया। उसके अलावा ययाति की एक कहानी है और ऋग्वेद की एक कहानी है, विच इज वो 10 राजाओं की लड़ाई वाली है, जिसमें वो है बात कि राजाओं की लड़ाई हुई और जो हार गए वो लोग वेस्ट की तरफ चले गए, पर्शिया वेस्ट की तरफ वो जाते गए। तो इसीलिए जो एक्चुअली जो आउट ऑफ इंडिया थियोरी है, एक तो है आर्यन द्रविडियन थियोरी कि वो लोग बाहर से, उसको मैं नहीं मानता। नहीं, मैं कह रही हूँ वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सारा कॉमनैलिटीज है, भाषा की कॉमनैलिटीज है, ये नाम की कॉमनैलिटीज है वगैरह वगैरह। तो ये कहते हैं क्योंकि कॉमनैलिटीज है इसलिए बाहर से ही आए होंगे, ऐसा वो लोग मानते हैं। हाउएवर जो अगर हम ऋग्वेद के हिसाब से देखें तो उसमें ये जो कहानी है उसके हिसाब से इट्स वेरी क्लियर कि यहाँ के लोग एक्चुअली वहां गए थे। एग्जैक्टली है ना, अगर यहाँ के लोग वहां गए थे तो हमारी संस्कृति लेके गए थे, जिसका अंश अभी भी वहां पर है। बिल्कुल। तो ये वहां से आता है। और ययाति की जो कहानी है, ययाति इज वन ऑफ द पूर्वज, बहुत पूर्वज ऑफ महाभारत, कुरुओं के भरतवंशियों के पूर्वज ययाति थे। ययाति के 5 पुत्र थे, यदु जिससे यादव डायनेस्टी है, पुरु जिससे कुरु भरतवंशी महाभारत वाली डायनेस्टी है, देन देयर इज अनु, ध्रुयु और तुर्वसु। तो अनु ध्रुयु इसमें से एक जो है ना, इनके बच्चों को म्लेच्छ कहा गया, ठीक है, विच वर ऑल्सो टुवर्ड्स वेस्ट सेंट्रल एशिया। दूसरे जो थे उनको यवन कहा गया। आप सोचो, यवन हम तो ग्रीक्स को समझते हैं, बट इनके बच्चों को भी यवन कहा गया है महाभारत में भी। तो ऑफ कोर्स दे ऑल वेंट आउट, राइट, बिकॉज यहाँ पे कितने लोग रहेंगे, जितने भाई हो गए वो अपने अपना फिर राष्ट्र बनाते जाएंगे। जैसे लवकुश का था, लव जी ने फिर जाके लाहौर, लवपुरी जो लाहौर प्रेजेंट डे लाहौर है, वहां पे अपना सिटी एस्टेब्लिश किया। तो इस तरीके से भी लोग बाहर गए। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द ककाश माउंटेन वाला, वो उसे कहीं मानते हैं, बट आई लुक इट अप। मैटर ऑफ रिसर्च, अगर आपको कहीं कुछ मिले तो यू मे इंटरकनेक्ट दिस थिंग। मैं एटलीस्ट ना वो मैप्स तो काफी सारे हैं जो लोग ड्रॉ करते हैं, आई लुक इट अप एंड शेयर इट, कि मतलब एटलीस्ट इवन महाभारत की इसमें कई गांधार ये सब कहाँ पड़ता है, इसका अंदाजा तो आई जाए। मैंने देखा है, देखा है, वो थोड़ा नीचे है जो आप बोल रही है ना, सिंधु के बाद वाला जो एरिया है, जो सिंधु नदी है, जो खैबर पास है, उसके बाद वाला जो एरिया है, वो उसको लोग मानते हैं कि ये कैकेयी है। लेकिन ये जो ककास पर्वत वाली जो थ्योरी है ना, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ से शुरू होके वहां तक गया, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी एक बनती है। इसलिए कि अभी भी आप देखें ना, तो जो अभी आर्मेनिया में जो वार चल रहा था, तो मेरी वहां पे कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो उनके एंसेस्ट्री में बहुत ऐसे कनेक्शन है जो इंडिया के साथ बहुत ही स्ट्रांगली हमें कनेक्ट करते हैं।
अजरबैजान में उन्होंने, अजरबैजान जो है जिसके साथ अर्मेनिया की लड़ाई चल रही थी, वहां पर भी उनको ये फायर सिंबल वगैरह मिला है, जो अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्शन, विच हैज अ वेरी क्लोज इंडिक कनेक्शन, वो अजरबैजान में भी मिला है. सो यू आर राइट अबाउट इट. और मेरे मैं बोलते हैं, मेरे एक मित्र है, उसका सरनेम हरियाणा का, उसका सरनेम बलियान है, एंड बलियान सरनेम इज इन अल्मेटी. अच्छा. वो वहां भी है, मतलब जो पुरानी वेसेसार में भी है बलियान सरनेम मिलते हैं, और ये हरियाणा का जाट है, इसका भी सरनेम बलियान है. तो मतलब इस तरह के कनेक्शंस हैं, जो हो सकता है कि कभी सरस्वती सिविलाइजेशन सूखी हो और फिर यहाँ से लोगों ने कुछ इधर आए कुछ उधर गए हो. पीपल कैन माइग्रेट, हर समय में हुआ है. तो एब्सोल्युटली, दैट्स इट. थैंक यू. फिर भी अगर आपके पास हैंडी हो वो मैप, वो कैके वाला, तो वो शेयर तो कर ही दीजिएगा ग्रुप में. ओके. और पता लीजिए आपने कुछ शेयर किया है, हाँ, ये आप प्लीज उसमें भी कर देंगे. Yeah, I've already sent it to the group, and okay. This is actually just something on I mean what Sri Ram says about Hanuman, okay. And in which actually he talks about the command of Hanumanji's language. So this is, I think, gives some insight. Thank you so much everybody. आज हमारा सेशन लंबा चला, बट कोई बात नहीं. अगले सेशन में अभी राम जी का जन्म हो चुका है, तो हम राम जी की कुंडली देखेंगे अगले सेशन में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. तो बहुत बहुत धन्यवाद. वील एंड विद अ प्रार्थना. एवरीबॉडी सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु. ओम शांति शांति शांतिः. हरि ओम. We'll chant one Om together. Deep inhale, and as you exhale, Om. Om. Rub your hands together. Move it over your eyes, cheeks, ears, and slowly open your eyes. Super. Thank you so much. मिलते हैं अगले रविवार. Thanks a lot. Thank you. Bye bye. Thank you, Ami. धन्यवाद. धन्यवाद.